of ITV network, and of course so many social media verticals where this is all streaming live as we speak. With that, ladies and gentlemen, let us welcome an individual who has literally been speaking in Parliament less than half an hour ago. Lok Sabha MP of the Bharatiya Janata Party, Chairman of the Waqf Committee, Mr. Jagdambika Pal is with us. Tarun, you want to say a word? No. We will be having Rakesh Singh, the Managing Editor of ITV Network, along with our Senior News Editor, Devika Chopra, who will be moderating this session. Jagdambika ji, please, let's have you on stage. जगदम्बिका जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत ही इंटेंस सेशंस चल रहे हैं आजकल पार्लियामेंट में, तो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच सर फॉर टेकिंग आउट द टाइम टू डू दिस। बहुत ही पर्टिनेंट कॉन्वर्सेशन है। आप धन्यवाद दे रहे हैं, मैं क्षमा मांग रहा हूँ। मुझे राकेश जी ने आपके 2:30 बजे का टाइम का कमिटमेंट लिया था और आई हैव मेड इट कमिट ऑल्सो, बट बिकॉज ऑफ ओनली हाउस वाज इन सेशन आई कुड नॉट कम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई मस्ट We completely understand, sir, but we're मुझे आज grateful बोलना that भी you've था taken. संविधान पे, तो अभी मेरी स्पीच खत्म हुई और स्पीच खत्म करने के बाद मैं सीधा चला आया आपके कार्यक्रम में। We're ever so grateful, sir. Thank you. But without further ado, I want to begin the conversation. जगदम्बिका जी, वक्फ एक्ट, आप जेपीसी के चेयरमैन हैं, तो आपसे कोई बेहतर नहीं हो सकता ये इस कॉन्वर्सेशन के लिए, इस मुद्दे के लिए। पहले तो हम ये समझना चाहेंगे कि क्या वक्फ एक्ट को रिव्यू करने की आवश्यकता है? देखिए, कोई कानून बनता है, मैं खाली वक्फ की बात नहीं कर रहा हूं, इवन कॉन्स्टिट्यूशन है, तो कॉन्स्टिट्यूशन की कितने अमेंडमेंट्स हो चुके हैं। तो इससे लगता है कि जब समय बदलता रहता है, वक्त की रफ्तार में, देश के हालात पे हर कानून में परिवर्तन होता है। और डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी ब्यूटी यही है कि अगर आपका संविधान फ्लेक्सिबल ना हो, कानून में अगर संशोधन आप ना करें, तो फिर तो आप एक चीज़ें स्टैटिक हो जाएंगी। तो वक्त भी जो प्रिंसिपल एक्ट है 1995, तो आज उसमें ज़रूरत है। ज़रूरत किस बात के लिए है कि जो वक्त जिस पर्पज के लिए आदमी करता है, कौन करता है? कोई वाकिफ़ करता है, जिसकी अपनी डेडिकेटेड प्रॉपर्टी है, तो वो अपनी डेडिकेटेड प्रॉपर्टी को डेडिकेट करता है ऑन द नेम ऑफ द गॉड या अल्लाह, एंड फॉर द रिलीजियस पर्पजेज, फॉर द चैरिटेबल पर्पजेज एंड फॉर द पायस पर्पजेज। तो अगर वक्फ का पर्पज ये है कि हम अपनी संपत्ति को अल्लाह के नाम पे, ईश्वर के नाम पे अगर हम वक्फ कर रहे हैं कि इसका फ़ायदा आम पसमानदा मुस्लिम्स को, गरीब को, ख़वातीन को, बच्चों को, उनके एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए मिले, तो स्वाभाविक है कि अगर ये लग रहा है कि वो वक्फ का पर्पज नहीं पूरा हो रहा है। आप देखिए कि वक्फ की कितनी बड़ी प्रॉपर्टी, लोग कहते हैं, या जो आंकड़े भी हमारे पास आए, कि रेलवे और डिफेंस के बाद सबसे ज़्यादा वक्फ की प्रॉपर्टी है। करीब मतलब 9.75 लाख एकड़ और करीब 8 लाख वक्फ हैं। तो इतनी परिसंपत्तियाँ हैं। इसके बावजूद भी कहाँ देख रहे हैं कहीं कि कोई मेडिकल कॉलेज हो, कोई यूनिवर्सिटी हो, कोई एजुकेशन के क्षेत्र में काम हो रहा। तो इससे साफ, और आप ये भी सुनते होंगे कि वक्फ की प्रॉपर्टी को कहीं मुतवल्ली खुर्द-बुर्द कर रहे हैं या कहीं उसका मिसयूज हो रहा है। तो जब ये हालात होते हैं, तो वक्त के साथ फिर आज जो सरकार इस वक्फ को अमेंडमेंट करने का एक बिल लेकर के आई, अगर उसे पास करना होता, जैसा एक लोगों को सवाल उठता है कि साहब ये एक्ट पास हो जाएगा तो वक्फ की प्रॉपर्टी चली जाएगी, मस्जिद चली जाएगी, दरगाह चली जाएगी, खानकाह चला जाएगा, ईदगाह चला जाएगा, एक ऐसा परसेप्शन क्रिएट हो रहा है। लेकिन अगर मान लिया इस एक्ट का यही पर्पज होता, तो फिर एक्ट को सरकार पास कर सकती। दोनों हाउसेज में बहुमत है, मेजॉरिटी है। लेकिन इसके बावजूद खुद सरकार के संसदीय कार्य मंत्री, अल्पसंख्यक मंत्री ने कहा कि स्पीकर साहब से कि साहब हम इस पे और डिटेल डिलिब्रेशन डिस्कशन चाहते हैं कि थ्रेड एंड वेयर जितने स्टेक होल्डर्स हो, चाहे इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, इस्लामिक स्कॉलर हो, वाइस चांसलर्स हो, फॉर्मर जजेज हो, या हमारे हर स्टेट्स की जो वक्फ बोर्ड है, माइनॉरिटी कमीशन है, या स्टेट के जो ऑफिशियल्स हैं,
इनके साथ एक डिटेल डेलिब्रेशंस हो, इसलिए इसको जेपीसी को सुपुर्द कर दिया जाए। तो खुद सरकार ने सुमोटो इसको अगर जेपीसी को सुपुर्द करने का आग्रह किया और स्पीकर साहब ने इसको जेपीसी को दे दिया और वो जिम्मेदारी मुझे मिली। तो इससे साफ तो मैं आपके माध्यम से कर देना चाहता हूँ कि सरकार का नज़रिया ये है कि अगर इस कानून में प्रपोज अमेंडमेंट्स हैं तो वो लोगों के साथ, पूरे देश के स्टेक होल्डर के साथ एक चर्चा हो, और वो भी स्टेक होल्डर से आप देखते होंगे, आपको भी रिपोर्ट्स आती होगी कि पिछले 3 महीने में हम 29 मीटिंग्स कर चुके हैं जी। दिल्ली में, 29 बैठकें ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के मेंबर्स की। पाल साहब एक महत्वपूर्ण सवाल ये है कि क्या यह सच है कि वक्फ जो है भारत में किसी भी संपत्ति पर अपना दावा कर सकता है? देखिए, वक्फ का तो एक प्रोसेस है। आखिर वक्फ बोर्ड क्यों दावा करेगा? वक्फ तो उसका होता है कि कोई व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ करता है और वो जिस पर्पज के लिए करता है उस पर्पज में उसके काम आता है। लेकिन जो सवाल आपने उठाया बड़ा महत्वपूर्ण है। अभी आपने देखा कि पिछले दिनों वाराणसी में उदय प्रताप कॉलेज की 100 एकड़ जमीन पे वक्फ ने कह दिया। आपने एक आसाम फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं, उन्होंने कहा जो नई पार्लियामेंट बनी है वो भी वक्फ की प्रॉपर्टी पे है और वक्फ है। फिर समाजवादी पार्टी के मुंबई के नेता ने कहा कि साहब जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं वो वक्फ की मतलब प्रॉपर्टी तो उसका किराया दे। जबकि मैं एक बात आपको बता दूं राकेश जी, 1911 में जब ब्रिटिशर्स थे तो उन्होंने कोलकाता से राजधानी, कोलकाता से दिल्ली बनाने के लिए उन्होंने यहाँ 2 मौजे का एक्विजिशन किया। पूरे लैंड का 1911 में एक्विजिशन हुआ, कंपनसेशन दिया गया और सरकार ने उसको ले लिया। 1970 में, कहाँ 1911 में जब ब्रिटिशर्स ने पूरी राजधानी के लिए कर दिया, 1970 में वक्फ बोर्ड ने कहा कि 123 प्रॉपर्टी हमारी है, जिसका कि आज भी कोर्ट में, हाई कोर्ट में स्टे है। तो आप सोचिए कि ब्रिटिशर्स ने उस समय कैपिटल के लिए इसी लुटियन जोन्स और आसपास में जो प्रॉपर्टी का कंपनसेशन दे चुके हों उसको भी वक्फ आज क्लेम कर रहा है और उसका विवाद चल रहा है। एएसआई की जो प्रॉपर्टीज हैं जो नेशनल इंपॉर्टेंस, किसी देश में एएसआई कोई प्रॉपर्टी को ओन नहीं करता है जी। अब बहुत से हमारे लॉ के जानने वाले लोग बैठे हैं। एएसआई का काम किसी भी मुल्क में, किसी भी देश में, जो उस देश का चाहे किसी भी सेक्ट का कोई मॉन्यूमेंट हो जिसकी हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस हो, नेशनल इंपॉर्टेंस हो, तो उस लेवल पे बाहर से दुनिया के टूरिस्ट आते हैं, वो जाते हैं। ऐसे एएसआई के साथ भी है वक्त पे। अभी पिछले दिनों कर्नाटका में आपने सुना होगा कि कर्नाटका में मैं खुद भी गया, बेलगाम गया, बीजापुर गया, हुबली गया। जब से ये जेपीसी को सुपुर्द हुआ, खाली बीजापुर में 16,000 एकड़ जमीन किसानों का को वक्फ की नोटिसेज मिल गई हैं। अब वक्फ के किसान जो ओवर मतलब जनरेशन से वो कल्टीवेट कर रहे थे, अब और वहाँ वक्फ बोर्ड के मंत्री हैं, उन्होंने अदालतें लगानी शुरू कर दी, वक्फ अदालत, म्यूटेशन भी कराना शुरू कर दिया, दाखिल खारिज और टेम्परिंग। तो ये 38% लोगों ने बताया कि जब से आपकी कमेटी को रेफर हुआ है तो 38% नोटिसेज वक्फ बोर्ड की बढ़ गई हैं। अभी महाराष्ट्र के लातूर में आपने सुना होगा कि वहाँ किसानों की, तो ये जो चीज़ें आ रही हैं इसकी एक प्रक्रिया है, लेकिन इसके बावजूद भी उसी प्रक्रिया को दूर करने के लिए आपका बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है कि क्या किसी भी प्रॉपर्टी को वक्फ कोई घोषित कर सकता है? तो आज इस तरह की जो एक कन्फ्यूजन है या जिस तरीके से ये डिस्प्यूट उठ रहा है, इसको पटाक्षेप करने के लिए आज ये हो रहा है कि भाई जो भी वक्फ की प्रॉपर्टी हो वो वक्फ की प्रॉपर्टी को रजिस्टर्ड किया जाए और रजिस्टर्ड करके एक वामसी पोर्टल है, उस वामसी पोर्टल पे वक्फ की प्रॉपर्टी को रजिस्टर्ड कर दिया जाए। और अगर वामसी पोर्टल पे रजिस्टर्ड हो जाएगा जो भी वक्फ की प्रॉपर्टी, या एक्ट के पास होने के बाद भी 6 महीने तक हो जाएगा, तो वो वक्फ ही रहेगा। ये लोगों में अब क्या है, बरेली के एक मौलाना है, उन्होंने कहा सड़कों पे हम आ जाएं तो रूह कांप जाएगी जी। अब आप देखते होंगे जाकिर नाइक वहाँ से बैठ करके मलेशिया से कहाँ से वो कह रहे अगर 50 लाख लोग पार्लियामेंट के पोर्टल पे इसको डिसअप्रूव कर देंगे तो ये डिसअप्रूव हो जाए। तो आप सोचिए इंडियन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में अभी तो ये कानून भी नहीं बना, और ये कानून जो विचार कर रही है
अकेले कोई रूलिंग पार्टी नहीं कर रही, सभी पार्टी के 31 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं जिनके सामने लगातार हम बैठ के कर रहे हैं। एक बैठक कम से कम 6.5 घंटे एवरेज हमारा है, और इसके बाद स्टेट्स में भी हम जा रहे हैं। हम अब तक महाराष्ट्र हुआ है, कर्नाटका हुआ है, तमिलनाडु हुआ है, तेलंगाना हुआ है, उड़ीसा हुआ है, आसाम हुआ है। तो इस तरीके से आप देखते हैं कि तमाम राज्यों में जाके वहाँ के भी स्टेक होल्डर से मिले। इतनी डिटेल डिलिब्रेशन, इतनी एक्सरसाइज शायद कभी किसी जेपीसी में नहीं हुई। हमारा भी पर्पज है कि एक ऐसा फुल प्रूफ कि जो एक वाकिफ है, जो वक्त जिस पर्पज से करता है, उसके पूरा ट्रांसपेरेंट ढंग से उसके उद्देश्य को पूरा किया जाए। लेकिन आज आखिर क्यों विरोध हो रहा है, जब वक्फ की प्रॉपर्टी का सब रजिस्ट्रेशन हम कराने जा रहे हैं और इस कानून के प्रपोज में अच्छा कलेक्टर मान लिया इस पे होगा, तो अब उससे सारी रिकॉर्ड कीपिंग रखने का काम आज भी लैंड का होता है, या ट्रिब्यूनल में हो कि अभी तक ट्रिब्यूनल का एक डिसीजन फाइनल होता था। लेकिन आप दूसरे सिविल मामलों में अगर आप कहीं भी एग्रीव्ड हैं तो यू कैन गो टू द हाई कोर्ट, यू कैन गो टू सुप्रीम कोर्ट फॉर अपील। अभी इसमें अपील का कोई प्रोविजन नहीं है। तो अगर जी सर, इसी पॉइंट पे एक बहुत और महत्वपूर्ण सवाल है। मैं अभी रिकॉर्ड्स पढ़ रही थी गवर्नमेंट ने जो रिलीज करे हैं, 40,000 से ऊपर केसेस, 40,975 एज पर गवर्नमेंट records cases are currently pending in tribunals, as you've pointed out. These are against waqf claims, and इसमें से over 9,000 cases, 9,000 से ऊपर केसेस मुस्लिम्स ने डाले हुए हैं अगेंस्ट द इंस्टीट्यूशंस विच आर मैनेजिंग वक्फ। तो क्यों है कि कोई जुडिशियल ओवरसाइट नहीं है? क्योंकि ये भी कहा गया है कि जो मुस्लिम नेशंस हैं, सऊदी, कुवैत, ओमान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, तुर्की, इन सब में वक्फ comes under the laws and institutes created by the governments। तो ऐसा क्या है कि भारत में हम ये इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे, या ये जब कॉन्वर्सेशन होती है तो ये कहीं एक एंटी मुस्लिम का इट बिकम्स एन एंटी मुस्लिम कॉन्वर्सेशन? तो आप एकदम आपने इतना महत्वपूर्ण सवाल उठाया है कि आज वक्फ की इतनी प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड है, ट्रिब्यूनल में पेंडिंग है, 9,000 से ऊपर वो है, लगभग 54,000 करीब प्रॉपर्टीज हैं जो डिस्प्यूट में पड़ी हैं, इसलिए कि आप हाई कोर्ट जा नहीं सकते, अपील में सुप्रीम कोर्ट जा नहीं सकते। और जो आपने जिक्र किया कि तमाम इजिप्ट हो, टर्की हो, सऊदीया में हो, बहुत जगह आखिर ये वक्फ का कोई वो नहीं है। तो आपने देखा कि जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हों, के मुंशी जी हों, या सरदार पटेल हों, या पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हों, सब ने कहा था, उस समय उन्होंने टर्की और इजिप्ट का उदाहरण दिया था कि बहुत से सेक्ट है, खोजा सेक्ट है वहाँ पे, और ये है, वो लोग नाराज भी हुए जब वहाँ पे एक यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाया गया। तो आज अब कहीं ना कहीं उन लोगों ने जब यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, उस समय नहीं बन पाया, लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में आर्टिकल 44 में डाला गया। तो आर्टिकल 44 में आज वो नीति निर्देशक के तत्व हैं। तो आज जरूरत है, मैं तो कह रहा हूँ इससे जुड़ा हुआ सवाल, कि फिर तो आपने जो सवाल किया उसमें एक ही रास्ता है कि जो बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा, या सरदार पटेल ने कहा, या राजेंद्र जी ने कहा, या के मुंशी जी ने कहा, अंगारकर, ये तो जरूरत है कि फिर एक समान नागरिक संहिता हो, क्योंकि फिर ये क्यों हो अलग अलग। आज 15 कानून ऐसे होंगे, हिंदू के भी तमाम होंगे, सारे कानून खत्म हो जाएंगे, एक यूसीसी रह जाएगा। तो इस तरीके से मुझे लगता है कि आज ये जरूरत है, जो आपने पहला सवाल किया था कि आखिर क्यों जरूरत है, आज तो आपने उससे आगे बढ़ के एक सवाल कर दिया कि अभी तो जरूरत थी कि आपने ये पूछा कि प्रपोज अमेंडमेंट की जरूरत क्या है। भाई 1995 का अमेंडमेंट हुआ या 2013 का अमेंडमेंट हुआ, वो कब हुआ? कहीं ना कहीं चुनाव के जस्ट पहले हो गया। लेकिन अगर आज अमेंडमेंट हो रहा तो अभी कोई चुनाव भी नहीं, आज एक ट्रांसपेरेंट ढंग से बनाने की बात हो रही। लेकिन जब आप तमाम इस्लामिक कंट्रीज की बात कर रहे हैं तो इससे साफ है कि फिर जब हमारा संविधान सबको इक्वलिटी और जस्टिस की बात करता है, सबको, चाहे आर्टिकल 14 की बात हो या फंडामेंटल राइट हो, आर्टिकल 19 की बात हो, तो ये सबकी है। तो जब सबका बराबरी का हक है, तो जिस समय शरीयत की बात हो रही थी या उसको भी, उस समय भी उन कंट्रीज में कहा कि नहीं,
ये जरूरत है कि एक कानून हो, क्योंकि सेक्ट तो बहुत होते हैं, तो अलग अलग सेक्ट के कितने कानून चलेंगे। जब हम एक ऐसा संविधान दे रहे हैं कि उसमें चाहे राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन हो, राइट टू सेटल या आर्टिकल के 19 के सभी जो आपके मौलिक अधिकार हैं, तो फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को कौन लागू करेगा? पाल साहब एक क्योंकि यहाँ पर डिलीब्रेशन हुआ, एक कांग्रेस के सांसद आए थे नासिर हुसैन, उन्होंने कहा कि ये मौजूदा सरकार की जो सूचना अभियान के अलावा कुछ नहीं है, ये केवल दिग्भ्रमित किया जा रहा है, क्या कहेंगे आप? अब नासिर साहब हमारे जेपीसी के कमेटी के मेंबर हैं और लगातार वो हमारी मीटिंग में भाग लेते हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। जेपीसी बनी है तो ये नहीं कि केवल हम किसी के लिए फार के लिए सुनने के लिए अगेंस्ट, मतलब जेपीसी बनने का मतलब है कि किसी को भी अपने व्यूज देने हो, सजेशंस देने हो, ऑब्जेक्शंस करने हो, तो वो सभी हमारे सामने आते हैं एज ए विटनेस और हम उनको क्रॉस करते हैं, क्रॉस एग्जामिनेशन करते हैं, और जो भी कंटेंट्स ऐसे उस पर सभी मेंबर सवाल करते हैं। लेकिन विपक्ष तो ये साफ तौर पे कहता है कि मुद्दों से भटकाने के लिए इस तरह के आप लेकर आते हैं। देखिए विपक्ष तो लगातार उन बैठकों में भाग ले रहा है। विपक्ष, अगर मैं जब असम और उड़ीसा के और वेस्ट बंगाल के टूर पे था तो उन्होंने कहा कि हम नहीं जाएंगे, तो हमने उनका इतना ऑनर किया कि हमने असम और उड़ीसा के बाद अपना टूर हमने स्थगित कर दिया। तो मैं तो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को किसी पार्टी लाइन पे नहीं देखता हूँ, और ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी होती भी नहीं है। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी या पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी, पार्लियामेंट में तो हम एक बार अपनी आइडियोलॉजी के साथ, पार्टी की आइडियोलॉजी के साथ चलते हैं, लेकिन जब हम स्टैंडिंग कमेटी में बैठते हैं या जेपीसी में बैठते हैं तो वहाँ कम से कम हम वो बात करते हैं जो कॉन्शियस हो या देश के हित में हो या आम जनता के फायदे में हो या जो लीगली जिस तरीके से हो। तो मुझे लगता है कि अभी तो ये बात क्यों कमेंट करनी चाहिए, जब हम उस प्रोसेस में उन्हीं लोगों ने डिमांड किया कि साहब इसका समय बढ़ा दिया जाए जी, तो आप ही बताइए कि अगर समय भी बढ़ा दिया गया तो सरकार की क्या मंशा है? सरकार की मंशा है कि ज़्यादा से ज़्यादा के लोगों के साथ इंटरेक्शन हो सके। जितने लोगों स्टेक होल्डर्स हैं, अभी 2 दिन पहले हमने देवबंद के इस्लामिक स्कॉलर को, मौलाना अरशद मदनी साहब को बुलाया था, वहाँ के वाइस चांसलर को बुलाया था, उनसे पूछिए 3.5 घंटे उनके साथ डिबेट हुई। जो स्टेक होल्डर्स आए हैं, चाहे मतलब हमारे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, चाहे जमात उलमा हो, चाहे ऑल इंडिया सुन्नी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, चाहे सिया के हों या चाहे देवबंद हो, चाहे अजमेर शरीफ के सज्जादा नसीन हो या मुंबई के अपने हाजी अली दरगाह के हों या उड़ीसा बंगाल के, मतलब हैदराबाद में गया ओवैसी साहब से पूछिए, ओवैसी साहब से पूछ लीजिए, उनको बुला लीजिए, हमारे सामने डिबेट कराइए। हमको अकेले क्यों बात कर रहे हैं? आज आपको डिबेट करना था मेरे साथ करते, तब मुझसे वक्त पे पूछते, तो मैं एज ए चेयरमैन मैं बिल्कुल तैयार हूँ, और जब भी कभी चाहिए बुला लीजिए मुझे। वैसे से आप तैयार हैं? बिल्कुल तैयार हूँ, बिल्कुल तैयार हूँ पाल साहब, बिल्कुल तैयार हूँ, वक्त पे जब बात करना चाहे कर ले। Okay, all right, sir, we will of course take you up on that very, very soon. A huge round of applause, please, for Shri Jagdambika Pal, who's joined us at the Third Law and Constitution Dialogue. Thank you so much, sir, for being with us. Thank you very much. Could I request Kartikeya Sharma ji to kindly come on stage to felicitate Jagdambika ji? I know you've just spoken in the Lok Sabha on the Constitution, so we have a copy of the Constitution for you to take home, sir. Let's have a round of applause, please. He's literally just come from the Lok Sabha straight after his speech. There was a 2 adjournments that took place, which is why he's got delayed, but thank you very much for coming. This is a copy, sir, of the 1946 Constituent Assembly. With that, could I request one of our honored guests, Vasu Ranjan